आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्टूडेंट्स का वार्म वेलकम है वाईटी एडिटोरियल क्लास में। मेरा नाम है अमन बहल। देखिए, आज की क्लास में द हिंदू की बजाय टाइम्स ऑफ इंडिया के इस बहुत इंफॉर्मेटिव से आर्टिकल को कवर करेंगे। सर्विस गारंटी। सर्विस गारंटी का मतलब है सर्विसेज मिलेंगी सभी को, ऑनलाइन मिलेंगी, चाहे आपके पास स्मार्टफोन हो या ना हो, या फिर हो सकता है आपको स्मार्टफोन ना चलाना आता हो, फिर भी आपके पास ऑनलाइन सर्विसेज सरकार की तरफ से पहुंचनी चाहिए। चलिए आर्टिकल को शुरू करेंगे। लास्ट में मिलेगा आपको एक क्विज। सब कुछ इस क्लास में बेसिक से कवर किया जाएगा, रीडिंग को भी, ग्रामर को भी और वोकैब को भी। जरूर से एक लाइक और एक शेयर दिया करो इस क्लास को। हमारी कोशिश ये होती है कि यूट्यूब की बेस्ट एडिटोरियल क्लास हो, चाहे आपको शाम में लेट मिले, लेकिन सबसे अच्छी क्लास हो। आप खुद इस चीज़ के जज हैं। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहे सर्विस गारंटी। ये गारंटी वर्ड सबको पता है, लेकिन स्पेलिंग मेरे ख्याल से किसी को नहीं आती। स्पेलिंग बहुत टेढ़ी है इस वर्ड की। GUAR। आप क्या लगाएंगे? GUR लगा देंगे, GAR लगा देंगे? नहीं, स्पेलिंग देखो, GUARANTEE। लिख करके देखो इसको, GUARANTEE। कह रहे सर्विस की गारंटी सभी के लिए। अब टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं, क्या सर्विसेज हैं, किसको गारंटी मिलने वाली है। कह रहे जी, सुप्रीम कोर्ट या SC कॉल्स डिजिटल एक्सेस टू सर्विसेज अ फंडामेंटल राइट, बट मेकिंग दैट वर्क इज वेरी टफ। कह रहे जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, द सुप्रीम कोर्ट, वो कॉल करती है या बुलाती है। कॉल करना, किसी को किसी चीज़ से नाम से बुलाना, तो वो बुलाती है डिजिटल सर्विसेज को, ऑनलाइन सर्विसेज को, डिजिटल एक्सेस को। इन सर्विसेज का एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, एक फंडामेंटल राइट, एक मूलभूत अधिकार। सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से फोन के ऊपर ही बिजली का बिल बुक करना, नया कनेक्शन खुलवाना, FIR करना, कोई कंप्लेंट करना, ये सभी डिजिटल सर्विसेज का एक्सेस जो है हमारा एक फंडामेंटल राइट है। कह रहे लेकिन इस चीज़ को वर्क करवाना, मेक दैट वर्क, ये स्ट्रक्चर आपको डिटेल में भी करवाएंगे। कह रहे लेकिन इस काम को सही में अमली जामा पहनाना, मेक दैट वर्क करवाना, वो बड़ा मुश्किल है, बहुत टफ है। समझ पाए सेंटेंस को? तो फंडामेंटल राइट तो है, लेकिन जिसके पास स्मार्टफोन है ही नहीं, या जो अनपढ़ है, या जो बहुत बूढ़ा हो चुका है, स्मार्टफोन नहीं चला सकता, ऐसे बुजुर्गों, अनपढ़ों और डिसेबल्ड लोगों को आप कैसे डिजिटल सर्विसेज का एक्सेस देंगे। सुप्रीम कोर्ट सब्जेक्ट है, वर्ब इनकी है कॉल्स। मेकिंग में मेकिंग जो है सब्जेक्ट बनेगा, वर्ब के ING फॉर्म जीरेंट, वर्क है इसकी, वर्ब है इसकी इज। ये मेकिंग वाली स्ट्रक्चर मैं आपको भी डिटेल में करवाऊंगा, कॉजेटिव वर्ब्स की स्ट्रक्चर है। एक बार जल्दी से आगे बढ़ के इस आर्टिकल की वोकैब पे नजर डालते हैं। 4-5 वर्ड्स हैं, शुरू में आपको एक साथ दिखा दूं ताकि आप इस आर्टिकल को स्मूथली पढ़ सको। साथ ही स्ट्रक्चर्ड वे में अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए डाउनलोड करें YT एप्लीकेशन को। आपकी अपनी ऐप है, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक रखा गया है। एप्लीकेशन में आपको मिलते हैं मेरी गाइडेंस के अंदर स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, जैसे कि हमारा नया इंग्लिश अनलॉक्ड कोर्स। अभी ये कोर्स लॉन्च हुआ है, और कोई भी एग्जाम आप जो दे रहे हो, SSC, बैंकिंग, रेलवेज, डिफेंस, टीचिंग, आपकी प्रॉपर फाउंडेशन इंग्लिश की, रीडिंग को, वोकैब को और एग्जाम टाइप के क्वेश्चंस को इसमें आपको ढंग से सॉल्व करना सिखाया गया। इसका नाम ही टूल किट है, क्योंकि इसमें सब कुछ आ जाएगा, इससे बाहर अब कुछ और नहीं है। कोर्स बिल्कुल नया है, इसका बेनिफिट ले सकते हैं इस कूपन को लगा करके। 1499 में 15 महीने की वैलिडिटी के साथ में ये कोर्स अभी ऐप पे अवेलेबल है। इसी के साथ में हमारा सुपर हिट कोर्स राइटिंग का, इंग्लिश अनलॉक जो है वो ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए, राइटिंग जो है आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए। आप इस कोर्स में लिखना सीख सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए लगभग 50 से 60 घंटों में। राइटिंग कोर्स का ही एडवांस वर्जन है UPSC माइग्रेशन कोर्स, जिसमें आपको सिविल सेवाओं के लिए हिंदी से इंग्लिश में माइग्रेट करवाया जाता है। सिविल सेवाओं का हर एस्पेक्ट इस कोर्स में कवर्ड है, C सेट से लेकर के ऐसे राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव एंड एवरीथिंग। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है टीम का, व्हाट्सएप करके आप बात कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में आपको ऐप का लिंक दिया गया है। चलिए वो कैप शीट है, थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। पहला वर्ड है डिस्क्रिशन। डिस्क्रिशन होती है मनमर्जी, काम को करने की, ना करने की, किस तरीके से आप करेंगे, ये सब जब आप खुद डिसाइड करते हैं, ये आपका होता है डिस्क्रिशन। बेल इज ग्रांटेड एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। बेल जो है या जमानत जो है वो ग्रांट की जाती है, दी जाती है कोर्ट की मनमर्जी के हिसाब से, एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। तो अंग्रेजी में ये फ्रेज है एट द डिस्क्रिशन ऑफ समथिंग, किसी की
मन मर्जी के हिसाब से। चलिए अगला वर्ड अपने पास सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल मतलब जिसमें जिसका साइज, मात्रा, आकार या इंपॉर्टेंस बहुत बड़ा हो, ऐसी चीज सब्सटेंशियल होती है जिसको नजरअंदाज ना किया जा सके। आकार में बड़ी हो, साइज में, क्वांटिटी में बड़ी हो, मात्रा में, या इंपॉर्टेंस में बड़ी हो अपनी महत्वपूर्णता में, वो होती है सब्सटेंशियल। द इफेक्ट्स ऑफ द लॉकडाउन्स हैव बीन सब्सटेंशियल। लॉकडाउन्स के इफेक्ट्स या असर बहुत बड़े रहे हैं, सब्सटेंशियल रहे हैं, कंसीडरेबल रहे हैं। ये वर्ड आज के आर्टिकल में नहीं आएगा, आज इसका आएगा मिलता जुलता भाई, इसका दूसरा इसका जुड़वा भाई जिसको बोलते हैं सब्सटेंटिव। अक्सर मैंने इन दोनों वर्ड्स में मैं खुद भी कंफ्यूज होता था किसी वक्त में, आपको भी मैंने होते हुए देखा है। सब्सटेंशियल का मतलब है जो साइज में बड़ा हो, आकार में बड़ा हो, मात्रा में। सब्सटेंटिव का मतलब है जिसमें कुछ सत्व हो, कुछ सार हो, संजीदापन हो। समझ पा रहे हो? सब्सटेंटिव डिस्कशन वो है ऐसी बातचीत जिसमें कुछ थॉट प्रोवोकिंग है, समझदारी से होने वाली बातचीत है, सीरियसनेस है, मस्ती मखौल नहीं हो रहा उसमें। सब्सटेंटिव इन्वेस्टिगेशन वो इन्वेस्टिगेशन है जो बहुत जो है संजीदगी के साथ की जा रही है, ऐसी जांच। तो सब्सटेंटिव वर्ड सब्सटेंशियल से बिल्कुल अलग है। रिलेटिंग टू समथिंग इंपॉर्टेंट और सीरियस, इसमें सीरियसनेस का एक एलिमेंट होता है। थॉटफुल, डेलिब्रेटिव और पेंसिव भी बोलते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ ऑर्डर्ड अ सब्सटेंटिव इन्वेस्टिगेशन इनटू द मैटर। सरकार ने ऑर्डर कर दिया है एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन या जांच जो सब्सटेंटिव है, बहुत सीरियस है इस मैटर के अंदर। चलिए दोनों वर्ड्स दिमाग के एक किनारे में रखना, एक कोने में, दोनों मिलते जुलते हैं, मीनिंग दोनों का डिफरेंट है। अगला वर्ड है अपने पास इम्पेयर। देखिए इम्पेयर का मतलब होता है किसी चीज को कमजोर बनाना या उसके असरदार जो है असर को कम कर देना। इम्पेयर वर्ड को आप जनरली यूज करते हैं डिसेबिलिटी के साथ में। अगर कोई एक्सीडेंट हुआ, किसी आदमी की देखने सुनने की क्षमता चली गई, तो वो एक्सीडेंट ने उसकी एबिलिटी टू स्पीक, एबिलिटी टू सी, एबिलिटी टू हेयर जो है उसको इम्पेयर किया। समझ गए ना? आपकी सुनने की क्षमता कम हो गई तो जो है उसको इम्पेयर किया गया। इम्पेयर वर्ड को ऐसे यूज करना है। द इलनेस हैड इम्पेयर्ड हिज एबिलिटी टू थिंक एंड कॉन्सेंट्रेट। इस बीमारी ने इम्पेयर कर दिया था या कमजोर बना दिया था उसकी एबिलिटी को, ताकत को, सोचने की और कंसंट्रेट करने की, फोकस करने की। चलिए ये वर्ड आप आज आर्टिकल में देखेंगे। इम्पेयर्ड इसकी एडजेक्टिव फॉर्म है। इम्पेयरमेंट का मतलब होता है अपाहिजपना, ठीक है। हियरिंग इम्पेयरमेंट मतलब अब आप सुन नहीं सकते हैं, विजुअल इम्पेयरमेंट मतलब अब आप देख नहीं सकते हैं। तो इस तरीके से इम्पेयरमेंट नाम का नाउन यूज होता है। एक ही वर्ड के कई फॉर्म्स होते हैं, वर्ब फॉर्म में इम्पेयर, नाउन फॉर्म में इम्पेयरमेंट, एडजेक्टिव फॉर्म में इम्पेयर्ड। चलिए लास्ट वर्ड अपने पास सेवी। सेवी भी ऐसा वर्ड है, नाउन फॉर्म में भी सेवी होता है, वर्ब फॉर्म में भी सेवी होता है, एडजेक्टिव फॉर्म में भी सेवी होता है। देखिए सेवी का मतलब होता है समझदारी। वर्ब फॉर्म में सेवी का मतलब होता है किसी चीज की समझ को ग्रास्प करना। नाउन फॉर्म में जो है एडजेक्टिव फॉर्म में सेवी का मतलब होता है समझदार या बुद्धिमान। समझ पा रहे हो आप? सेवी का मतलब है समझदारी नाउन फॉर्म में, समझदारी या ज्ञान किसी चीज को लेकर के। वर्ब फॉर्म में किसी चीज की समझदारी को लेना, किसी चीज के ज्ञान को लेना। और एडजेक्टिव फॉर्म में सेवी वो आदमी है जिसके पास ज्ञान है, इल्म है, जो इंटेलिजेंट है या शार्प है। सेवी इन्वेस्टर्स डाइवर्सिफाई देयर इन्वेस्टमेंट्स। जो समझदार या ज्ञानी इन्वेस्टर्स होते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स को वो डाइवर्सिफाई करते हैं। डाइवर्सिफाई करना यानी अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर इन्वेस्ट करना, सिर्फ एक चीज में सारा पैसा ना डाल देना, डाइवर्सिफाई करना। और वो क्यों करते हैं? ताकि वो हेज अगेंस्ट कर सके या गार्ड अगेंस्ट कर सके अनसर्टिनिटीज के सामने, अनिश्चितताओं के सामने। ठीक है, हेज करना यानी अपने आप को गार्ड करना, सेव करना किसी खराब चीज के अगेंस्ट। चलिए वोकैब आज की अच्छी है, अच्छे लेवल की है, बहुत सारे नए वर्ड्स आपने देखे। अब आर्टिकल पे आ जाओ, एक समरी आपको देख किस बारे में लिखा हुआ है। देखिए समरी यही है कि कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एक पटिशन डाली कि हम लोग डिसेबल्ड हैं और इस वजह से हमें ऑनलाइन एक्सेस नहीं मिल पा रहा है सर्विसेज का। बैंक हमारी केवाईसी नहीं करता वीडियो कॉल पे क्योंकि हम देख नहीं सकते या हम बोल नहीं सकते। तो इस वजह से आप कुछ ऐसे इंतजाम सरकार को करने को बोलो जिससे फंडामेंटल राइट बन जाए डिजिटल एक्सेस, आम आदमी की तरह हम भी ऑनलाइन सर्विसेज को एक्सेस कर सकें। सुप्रीम कोर्ट ने बोला आपकी बात बिल्कुल ठीक है और सरकार को हम निर्देश देते हैं, डायरेक्शंस देते हैं
कि फ्यूचर में कुछ ऐसा प्लान करे और करंट सिस्टम्स को ऐसे ऑप्टिमाइज करे कि हर तरह के इंसान को फंडामेंटल राइट की तरह डिजिटल सर्विसेज का एक्सेस मिले। आज की टोन है प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है जिसमें प्रैक्टिकेबिलिटी हो, जो प्रैक्टिकल हो, व्यवहारिकता हो। व्यवहारिकता इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी बताए हैं डिजिटल सर्विसेज के एक्सेस में। जिसके पास फोन ही नहीं है, अब उसको कैसे डिजिटल सर्विसेज आप दे दोगे? जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है, नोकिया का फोन यूज करता है आदमी, उसको कैसे आप ऑनलाइन जो है यूपीआई का एक्सेस दे दोगे? तो ये जो है प्रैग्मेटिज्म के साथ में लिखा हुआ आर्टिकल है, प्रैग्मेटिक टोन में। चलिए अब शुरू करेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ आपके सामने है, जल्दबाजी कोई है नहीं, वीडियो को कर दो पॉज और खुद से दम लगाओ अपना और इसका मीनिंग निकालो, कितना आप समझ पा रहे हो। फिर अपने मिल के साथ में पढ़ेंगे ताकि आप मैच कर सको। चलिए शुरू करें। कह रहे डिजिटल सर्विसेज या डिजिटल एक्सेस टू सर्विसेज इज अ फंडामेंटल राइट, सुप्रीम कोर्ट सेड ऑन वेडनेसडे। कह रहे जो डिजिटल एक्सेस है सर्विसेज के सामने, सर्विसेज समझ गए ना, सरकारी सेवाएं, वो एक फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है। फंडामेंटल मतलब बेसिक, राइट मतलब हक या अधिकार। अब देखो कोमा लगा के क्या हुआ, कोमा लगा के बताया सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा वेडनेसडे को यानी बुधवार को। डिजिटल एक्सेस सब्जेक्ट बन गया, इज इसकी वर्ब है, सुप्रीम कोर्ट सब्जेक्ट बन गया, सेड इनकी वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल हुआ है। पास्ट इंडेफिनिट इसलिए लगा है क्योंकि पास्ट का आपको वक्त दे दिया गया है ऑन वेडनेसडे, ये काम बुधवार को हो चुका है, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करना जरूरी है। और कुछ देखने वाला है इसमें, बड़े आगे सुप्रीम कोर्ट के आगे द का इस्तेमाल होता है, कर देना चाहिए। सरकारी एजेंसियां, सरकारी जो भी एजेंसी है जो नॉट फॉर प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है, उनके आगे आप द का इस्तेमाल करते हैं। कह रहे जी इफ यू गेट न्यूज एंड एंटरटेनमेंट फ्रॉम द इंटरनेट, कैच अप विद फ्रेंड्स ऑन सोशल मीडिया, बैंक एंड बुक कैब्स ऑनलाइन, यू माइट नॉट फील द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस जजमेंट। कह रहे जी अगर ऐसा है, इफ कैसा है भाई, अगर आप गेट करते हैं न्यूज को, पा लेते हैं सारी खबरों को, और एंटरटेनमेंट को इंटरनेट के जरिए फ्रॉम द नेट, द नेट का मतलब होता है इंटरनेट। कह रहा है और अगर आप कैचअप विद करते हैं, मेल जोल बढ़ाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में सोशल मीडिया पे। कैचअप विद करना यानी किसी आदमी से बहुत दिन बाद मिलना और उससे सारी खोज खबर लेना, ठीक है, इसको बोलते हैं कैचअप विद करना। कह रहा है अगर आप ये काम भी करते हैं, और अगर आप बैंक करते हैं और बुक करते हैं कैब्स को ऑनलाइन, बैंक एक नाउन भी है, बैंक एक वर्ब भी है, बैंकिंग करना यानी बैंक की सेवाएं लेना कराता है बैंक करना, और अगर आप बैंक भी करते हैं और बुक भी करते हैं कैब्स को ऑनलाइन, कह रहा है ये सारा काम करते हैं ना, तो आप ऐसा फील करेंगे, यू माइट फील, या आप ऐसा फील कर सकते हैं। और किसको? सिग्निफिकेंस को या फिर महत्वपूर्णता को इस जजमेंट की। आपको इसकी सिग्निफिकेंस समझ में आएगी ही नहीं अगर आप सारा दिन इंटरनेट को यूज करते हैं, तो आपके लिए जजमेंट जो है गैर जरूरी है। कह रहा है जी बट, लेकिन बट आस्क योर डोमेस्टिक हेल्प हु कैन नॉट गेट अ सब्सिडाइज्ड गैस सिलेंडर इवन नाउ। कह रहा है लेकिन एक बार पूछो अपने डोमेस्टिक हेल्प से, अपने घर पे काम करने वाले या काम करने वाली से, जिसको नहीं मिल पाया, जो गेट नहीं कर पाया अभी भी सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर, यहां तक कि अभी इवन नाउ, अभी भी। समझ गए? तो आपके लिए तो सब कुछ बहुत आसान है। आप सोचेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का कहना क्या है, कहना, इस कहने का क्या मतलब है, लेकिन अगर आपको समझना हो इसका क्या मतलब है तो अपनी डोमेस्टिक हेल्प से पूछो, हो सकता है स्मार्टफोन ना चलाने की वजह से सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर उसको अभी तक ना मिला हो। चलिए फर्स्ट कंडीशनल में लिखा हुआ सेंटेंस है, बहुत लंबा सेंटेंस है, इफ से शुरू हुआ है, कंडीशन बताई गई है, और जो भी कंडीशन बताई गई है वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म में। इफ दिस हैपन्स दैट विल हैपन। बाद वाले केस में आपने माइट का इस्तेमाल किया है, विल, माइट, कैन, कुड, कोई भी मॉडल वर्ब फर्स्ट कंडीशन में लग जाती है। यू सब्जेक्ट बनेगा, यू की सारी वर्ब्स हैं, पहली वर्ब है गेट, दूसरी वर्ब है कैचअप विद, तीसरी वर्ब है बैंक, इसको पिंक कलर देना था ये भूल गए, और चौथी कब जो वर्ब थी वो बुक। फिर यू की वर्ब है माइट नॉट फील, बट लगा करके यू की दूसरी वर्ब है आस्क। आप हो सकता है फील ना करें, लेकिन आप पूछें अपने घर पे काम करने वाली से। हु आया है काम करने वाली के लिए, डोमेस्टिक हेल्प के लिए, हु की वर्ब है कैन नॉट गेट। सब्सिडाइज यहाँ पे एडजेक्टिव है, ऐसा गैस सिलेंडर जो सब्सिडी पे आपको मिले, जो
डिस्काउंटेड रेट्स पे मिले। चलिए सेंटेंस लंबे हैं लेकिन छोटे छोटे पीस किया करो, सब आसान है। अब इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे, ये क्या लिखा हुआ था, मेकिंग दैट वर्क। देखिए ये है कॉजेटिव स्ट्रक्चर, और इंग्लिश में अपने पास तीन प्राइमरी कॉजेटिव्स हैं, हैव, मेक और गेट। तीनों का मतलब होता है किसी से कोई काम करवाना। वो आदमी खुद वो काम नहीं करेगा, आप उससे वो काम करवाएंगे। और तीनों वर्ब्स की एक सेट स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर ये है जी, कॉजेटिव वर्ब लिखोगे आप पहले, तीनों में से जो भी कॉजेटिव वर्ब 1, 2 या 3। फिर जिससे मजबूरी में काम करवा रहे हो उसका नाम लिख दो, और फिर जो काम करवाया उस काम को वर्ब फॉर्म में लिख दो। समझ गए ना? तो कॉजेटिव वर्ब मेक आएगी, हैव आएगी, गेट आएगी, फिर जिससे काम करवाया वो उस आदमी का नाम लिखेंगे या उस चीज का नाम लिखेंगे, और फिर जो काम करवाया गया है उस काम का वर्ब फॉर्म में लिखना है। याद ये रखना है कि जो वर्ब फॉर्म में काम लिखोगे, मेक के बाद में वो काम आता है बेस फॉर्म में, हैव के बाद में भी आता है वर्ब की बेस फॉर्म में, लेकिन गेट के बाद आता है वर्ब के टू इन्फिनेटिव में। ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी लेकिन एक सेंटेंस से आप समझ जाओगे। लोगों ने मिनिस्टर से रिजाइन करवाया। क्या मिनिस्टर ने रिजाइन किया? खुद ने नहीं किया, लोगों ने करवाया, जबरदस्ती करवाया, पकड़ के करवाया। तो किसी से कोई काम करवाया तो मेक, हैव और गेट ये पॉजिटिव वर्ब्स का इस्तेमाल हो जाएगा। तो पीपल्स मेड, मेक की सेकंड फॉर्म लगा रखी है, मेड द मिनिस्टर रिजाइन। लोगों ने मिनिस्टर से रिजाइन करवाया। स्ट्रक्चर क्या है? पहले लगी हुई है पॉजिटिव वर्ब, फिर जिससे रिजाइन करवाया उस आदमी का नाम है डूअर का, मिनिस्टर का, फिर जो काम करवाया रिजाइन करवाने का उस एक्शन को लिखा गया। क्योंकि मेक वर्ब थी तो वर्ब की बेस फॉर्म में लिखा गया रिजाइन। अगर आपको हैव वर्ब यूज करनी होती वो भी यूज कर सकते थे, आप यहां पे हैव की सेकंड फॉर्म हैड का इस्तेमाल करते तो भी लिख देते रिजाइन। लेकिन अगर आपको गेट वर्ब को यूज करना होता तो यहां पे आप सेकंड फॉर्म लिखते गॉट, और यहां रिजाइन की जगह लिखते टू रिजाइन। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, ठीक है? तीनों वर्ब्स का काम सेम है, हैव, मेक और गेट। गेट जो है अपने बाद में टू इन्फिनेटिव लेती है। अब ये पूरा कॉन्सेप्ट नहीं करवाया मैंने आपको, इस कॉन्सेप्ट में आगे और भी है कि पैसिव के अंदर ये कैसे काम करेंगी। ये तो एक्टिव का मामला है, पैसिव के अंदर ये कैसे काम करेंगी तो पैसिव वाला किसी और दिन कर लेंगे, या फिर आपको बेसिक्स में करवाया गया है ना। तो यहाँ पे भी वही हुआ है, मेक करवाना या फिर इस चीज से काम करवाना। मेक दैट वर्क मतलब इस बात को काम करवाना, इस बात को अमल में लाना बड़ा मुश्किल है। यहाँ पे मेक के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है। बढ़ेंगे आगे। आज के क्विज में एक क्वेश्चन पूछे मैंने आपसे पॉजिटिव पे। नेक्स्ट पैराग्राफ है आपके लिए, आराम से दे लो इसको रीडिंग, मीनिंग निकालो पहले। ऑलराइट, कह रहे द बेंच ऑफ जस्टिस पार्डीवाला एंड आर महादेवन was hearing two PILs where the petitioners physical, not financial or educational disadvantages barred access to digital services। कह रहे जो एक बेंच थी, बेंच का मतलब क्या होता है? बेंच होती है पीठ। पीठ आपकी कमर वाली नहीं, ये कोर्ट रूम की पीठ है। लॉ के अंदर पीठ का मतलब होता है ग्रुप ऑफ जजेस। कह रहे एक बेंच थी इन न्यायाधीशों की, जस्टिस की, एक पीठ थी और जस्टिस के नाम थे ये दोनों। कह रहे ये बेंच जो है ना, ये हियर कर रही थी या सुनवाई कर रही थी। कानूनी भाषा में हियर करने का मतलब होता है केस की सुनवाई करना। और किसको कर रही थी? दो पब्लिक इंटरेस्ट जो है लिटिगेशंस को, या फिर इसको बोल दे याचिकाओं को। दो याचिकाओं को सुन रहे थे। PIL क्या होती है? याचिका। जहां पे जो पेटिशनर्स की फिजिकल, ना कि फाइनेंशियल या एजुकेशनल डिसएडवांटेजेस बार कर रही थी, रोक रही थी उनकी एक्सेस को, पहुंच को डिजिटल सर्विसेज तक। फिजिकल समझते हैं आप? फिजिकल डिसएडवांटेज यानी आप फिजिकली कोई प्रॉब्लम आपकी बॉडी में, और इस वजह से आपके पास डिजिटल सर्विसेज का एक्सेस नहीं हो पा रहा है। वो आगे आपको रीजन बताएगा क्या हुआ था। समझ गए? सेंटेंस की स्ट्रक्चर है, बेंच ऑफ जस्टिस सब्जेक्ट बनेगा, वर्ब है इसकी वॉज हियरिंग, बेंच सब्जेक्ट है, सिंगुलर है इसलिए वर्ब को भी सिंगुलर रखा गया। फिजिकल डिसएडवांटेजेस इनकी वर्ब है बार्ड। बार करना यानी रास्ते को रोकना, रास्ते में अड़चन डालना। तो इनकी फिजिकल डिसएडवांटेज रोक रही थी इनके रास्ते को सर्विसेज के लिए। ये बीच में डैश लगा के बताया है, जो एडवांटेज थी वो फिजिकल थी, फाइनेंशियल एजुकेशनल नहीं थी। ऐसा नहीं है कि इनके पास पैसा नहीं था या इनके पास शिक्षा नहीं थी, इस वजह से ये सर्विसेज नहीं ले पा रहे थे। उस केस में तो समझते हैं हम,
है ना, फिजिकल के केस में नहीं होना चाहिए। चलिए एक कॉन्सेप्ट और समझा दें आपको फटाफट से। देखिए मान लीजिए आप लिखें बॉय और मैं लिखना चाह रहा हूं बॉयज बैग, अ बॉयज स्कूल बैग, ठीक है। तो मैं अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करके इसका मतलब निकाल दूंगा बॉय का। ये जो अपोस्ट्रोफी एस है, ये अपोस्ट्रोफी देख रहे हो, ऊपर वाला कॉमा, और ये एस देख रहे हो, इससे आपने पजेसिव बनाया और आपने लिख दिया द बॉयज बैग। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, अब द बैग ऑफ द बॉय, ऐसा भी लिख सकता हूं। लेकिन समस्या ये है जी, जब मेरे पास लड़का एक ना होकर के कई सारे हों, अ बॉयज बैग की जगह मुझे लिखना हो फाइव फाइव बॉयज बैग। अब क्या करूं, बॉयज में ऑलरेडी एस आ रखा है, 5 बॉयज आपने लिख दिया, अब ऑलरेडी एस लिखा है तो मैं ऊपर से अपोस्ट्रोफी एस लगाऊंगा तो अजीब सी बात हो जाएगी। 5 बॉयज बैग, 5 बॉयज बैग। तो इसके लिए इंग्लिश में ये समाधान है कि जिस कॉमन नाउन के लास्ट में एस आ रहा हो, जिस कॉमन नाउन के लास्ट में एस आ रहा हो, यानी वो प्लूरल भी हो, तो उस केस में आप अपोस्ट्रोफी लगाएं, पीछे का एस जो है उसको छोड़ दें। तो 5 बॉयज बैग लिखेंगे, एस को आप अपोस्ट्रोफी के पहले लिखेंगे, बाद वाला एस जो आप छोड़ देंगे। यहां भी वही हुआ है, ये पेटिशनर्स बहुत सारे थे, एक नहीं था, प्लूरल में था, इसलिए ऐसा नहीं लिखा, ये पीछे वाले एस को ओमिट कर दिया है, लास्ट का सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगा के छोड़ दिया है। समझ गए कॉन्सेप्ट? एक पटिशनर होता तो आप इस अपोस्ट्रोफी को यहां शिफ्ट कर देते, पटिशनर्स लिख देते। बहुत सारे हैं तो आपने इसको लास्ट में लगा के छोड़ दिया एस के पहले। कह रहे जी वन ऑफ देम एन एसिड अटैक सर्वाइवर विद सीवियर फेशियल डिसफिगरमेंट्स फेल्ड हर बैंक्स केवाईसी बिकॉज शी कुडंट ब्लिंक हर आईज। कह रहे उनमें से एक जो थी, जो पटिशनर्स थे उनमें से जो एक थी, जो एक एसिड अटैक की सर्वाइवर थी। एसिड अटैक आप समझते हैं क्या खराब चीज है, उसकी जो है विक्टिम थी, जिनकी सीवियर जो है बहुत खराब जो है फेशियल डिसफिगरमेंट भी थी। डिसफिगरमेंट का मतलब है आपकी फिगर, फेस या फॉर्म चेंज हो गई है, खराब हो गया है, यानी फेस का फॉर्म जो है उनका बहुत सीवियर तरीके से खराब था। कह रहे इन महिला ने फेल किया, या इन पुरुष ने, महिला ही होगी हर लिखा हुआ है, तो इन्होंने फेल कर दिया या ये फेल हो गई अपने बैंक की केवाईसी में। और क्यों फेल हुई? क्योंकि वो ब्लिंक ही नहीं कर पाई, वो झपका नहीं पाई अपनी आंखों को। और ये झपकाना क्या है? एन आरबीआई मैंडेटेड रिक्वायरमेंट, ये एक ऐसी जरूरत है, रिक्वायरमेंट है जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मैंडेट किया हुआ है, जरूरी बनाया हुआ है। तो रूल्स की वजह से इनका ऑनलाइन केवाईसी नहीं हो पाया। इन्होंने केवाईसी किया लेकिन उसमें इनकी आंख झपकी नहीं, या झपकी तो फेशियल डिसफिगरमेंट की वजह से समझ में नहीं आया ठीक से झपकी या नहीं, और इस वजह से इनका बैंक अकाउंट नहीं खुला। चलिए वन की वर्ब है फेल्ड, वन ऑफ देम फेल्ड, यानी उनमें से एक ने फेल किया अपना टेस्ट। वन के बाद में ऑफ लगा हुआ है, यानी बहुत सारों में से एक की बात हो रही है, इसलिए प्लूरल नाउन का इस्तेमाल होगा। याद रखें वन ऑफ के बाद में सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल नहीं करें। बहुत सारे लोग होंगे, उन्हीं में से एक का निकालोगे ना आप, एक ही आदमी है तो उसमें से वन की लिखने की क्या जरूरत है? आपका एक ही दोस्त है तो आप क्या लिखोगे? वन ऑफ माई फ्रेंड्स नहीं लिख सकते, तो आप सीधे लिखे माई फ्रेंड, जो अकेला मेरा दोस्त है। वन ऑफ फ्रेंड्स का मतलब हो जाएगा मेरे बहुत सारे दोस्तों में से एक दोस्त, तो वन ऑफ देम। चलिए शी आयन महिला के लिए वर्ब है कुड नॉट ब्लिंक, ब्लिंक का मतलब होता है झपकाना। आरबीआई मैंडेटेड यहाँ एडजेक्टिव है, ये वो रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको मैंडेट किया गया, रिक्वायर किया गया, जरूरी बनाया गया फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कह रहा द अदर हैड 100% विजुअल इंपेयरमेंट, जो दूसरी थी, भाई दो ही होंगी ये पिटिशनर्स, पहली वाली जो थी उनका नाम, उनका आपको बता दिया केस क्या है। जो दूसरी थी अदर, उनकी 100% विजुअल इंपेयरमेंट थी, 100% तरीके से वो विजुअली देख नहीं पाती थी। इंपेयरमेंट मतलब कमजोरी, विजुअल इंपेयरमेंट मतलब आंख से देखने की क्षमता उनकी कम थी। चलिए द अदर की वो है हैड। कह रहा है वाइल दे हैड सॉट मॉडिफाइड केवाईसी नॉर्म्स, एससी वेंट अ स्टेप फर्दर एंड एड्रेस द बिगर इशू ऑफ इंक्लूजन। कह रहा है जहां ये दोनों महिलाएं, इन्होंने सॉट किया था, मांगा था, बदली हुई, मॉडिफाई की हुई केवाईसी की नॉर्म्स को। इनका यह कहना था कि हमारी केवाईसी नहीं हो पा रही, बैंक में अकाउंट नहीं खुलता, आरबीआई को आप बोलें कि वो हमारे लिए नॉर्म्स को थोड़ा चेंज करे। कह रहे वहीं पे सुप्रीम कोर्ट जो था ना, वो एक स्टेप फर्दर चला गया और आगे चला गया।
और उसने एड्रेस किया और बड़े इश्यू को जो था इंक्लूजन का। इंक्लूजन मतलब सबको इंक्लूड करना, अपने दायरे में लेना। तो सुप्रीम कोर्ट ने केवाईसी की नॉर्म्स को तो बदला ही, एक कदम और आगे बढ़ाया और कुछ ऐसी नॉर्म्स बनाने को सरकार को बोला कि हर आदमी इंक्लूड होना चाहिए, सबको बराबर का हक मिले, बराबर का एक्सेस मिले। चलिए, दे आया इन महिलाओं के लिए। दे की वर्ब है हैड सॉट, प्लूरल नाउन, पास्ट परफेक्ट टेंस लगा हुआ है यहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट की वर्ब है वेंट और दूसरी वर्ब है एड्रेस्ड। ठीक है। दूसरी वर्ब को पिंक नहीं दिया गया है आज। एक्चुअली में ये ग्रीन पिंक करने के लिए किसी और को दे दिया मैंने काम, और शायद मुझसे हो गई भारी गलती, है ना। चलो, कल से मैं खुद ही करूंगा इसको फिर से। सुप्रीम कोर्ट सब्जेक्ट है, पहली वर्ब है वेंट, दूसरी वर्ब है इनकी एड्रेस्ड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाओ। चलिए, कह रहे द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स द राइट टू लिव विद डिग्निटी एंड अर्न अ लाइवलीहुड। अब कानूनी भाषा में बात करेगा कि ये फंडामेंटल अधिकार कैसे बन सकता है सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से। कह रहे जो राइट टू लाइफ है, जीवन जीने का अधिकार है, और लिबर्टी है, ठीक है ना। राइट, लाइफ एंड लिबर्टी यानी जीवन का अधिकार, और जो है स्वतंत्रता का अधिकार आपको, कि कहीं भी जी सको, कैसे भी जी सको। कह रहा है ये जो आर्टिकल 21 भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, कह रहा है ये इंक्लूड करता है, इसमें शामिल है ये वाला हक भी, ये वाला अधिकार भी। और ये हक का है, ये हक है जीने का डिग्निटी के साथ, गरिमा के साथ, और अर्न करने का, एक लाइवलीहुड को, कमाने का एक रोजगार को। तो ये सारी चीजें आर्टिकल 21 के अंदर शामिल है। राइट टू लाइफ जो है इसकी वर्ब है इंक्लूड्स। डिग्निटी का मतलब आप समझते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट या गरिमा। लाइवलीहुड होता है आपका रोजगार, आपका ऑक्यूपेशन, नौकरी, आपका व्यापार। चलिए, कह रहे जी वाइल ब्रिंगिंग डिजिटल एक्सेस टू सर्विसेज अंडर आर्टिकल 21। अब देखो बीच में लगा हुआ डैश, ये डैश से डैश के बीच का जो है ना, इसको छोड़ दो। आर्टिकल को अगर समझना है, इस सेंटेंस को समझना है, तो बीच का छोड़ दो, आगे का पढ़ लो। कह रहे जी वाइल ब्रिंगिंग डिजिटल एक्सेस टू सर्विसेज अंडर आर्टिकल 21, सुप्रीम कोर्ट सेड ब्रिजिंग डिजिटल डिवाइड इज नो लॉन्गर अ मैटर ऑफ पॉलिसी डिस्कशन बट अ इम्पेरेटिव फॉर अ लाइफ ऑफ डिग्निटी। कह रहे जी इस काम को करते हुए, वाइल ब्रिंगिंग करते हुए, किस काम को? लाने को या ब्रिंग करने को, डिजिटल एक्सेस को, सभी सर्विसेज का। और कहाँ लाना है? अंडर लाना है आर्टिकल 21 के। कह रहा जी इस मामले में, इस काम को करते हुए, आर्टिकल 21 में सरकारी सेवाओं के एक्सेस को इंक्लूड करते हुए हुआ क्या? हुआ ये कि बीच का सब हमने छोड़ दिया और यहां से पढ़ना शुरू कर दिया। हुआ ये, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा काम करते हुए कहा सेड, और कहा ये कि जो डिजिटल डिवाइड है, डिजिटल तौर के अंदर जो खाई है हमारे देश में, कुछ लोगों के पास टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, कुछ के पास बहुत कम है। कह रहे इसको जो ब्रिज करने का काम है ना, इस खाई पे पुल बांधने का काम है, वो अब बिल्कुल भी नहीं है, नो लॉन्गर एक मामला या मैटर पॉलिसी के डिस्क्रिशन का, सरकार की पॉलिसी की मनमानी का, कि डिजिटल डिवाइड को खत्म करेंगे, ये सरकार अपनी मनमानी करेगी, इस पे अब बिल्कुल भी ये मनमानी का मामला नहीं है, सरकार करे या ना करे ऐसा मामला नहीं है, बल्कि बट ये एक इम्पेरेटिव है, जरूरी चीज है, नेसेसरी ड्यूटी है। और किस चीज के लिए? एक ऐसे जीवन के लिए, लाइफ के लिए जो डिग्निटी का है, गरिमा का है। तो अब सरकार ये बिल्कुल नहीं कह सकती कि एफआईआर ऑनलाइन लॉन्च होगी और ऑनलाइन ही लॉन्च होगी, सब लोग ऑनलाइन ही करेंगे। समझ पा रहे हो? आधार जो है ऑनलाइन ही बनेगा। अगर सब ऑनलाइन बनाएंगे तो सबसे ऑनलाइन बनवाओ, सबको ऑनलाइन बनाना सिखाओ। ये मत सोचो कि आपका पॉलिसी का डिस्क्रिशन है, हमारी पॉलिसी में मनमानी के हिसाब से हम जो भी करवाना है वो करवा लेंगे। ये डिजिटल डिवाइड को बांधना या इस पे ब्रिज बांधना एक जरूरी चीज है, अब आपके मनमानी के बस में नहीं हो सकता। समझ गए ना? तो ये सेंटेंस की स्ट्रक्चर है, इस काम को करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा। ठीक है, अब सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखते हैं। अब बीच वाला फिर बाद में मैं ऐड कर दूंगा। स्ट्रक्चर ये है, सुप्रीम कोर्ट सब्जेक्ट है, वर्ब है इनकी सेकंड फॉर्म में सेड। कहा उन्होंने, ये डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है, ब्रिजिंग नाम का जीरेंड वर्ब का सब्जेक्ट बनेगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, वर्ब है इसकी इज। जीरेंड हमेशा वर्ब की सिंगुलर फॉर्म लेता है, याद रखें हमेशा। ठीक है, नो लॉन्गर यानी अब बिल्कुल भी नहीं, डिस्क्रिशन यानी मनमानी या मनमर्जी, इम्पेरेटिव का मतलब होता है
जरूरी जिम्मेदारी, नेसेसरी ड्यूटी, लाइफ ऑफ डिग्निटी यानी गरिमापूर्ण जीवन। अब बीच का अपने ऐड कर देते हैं। कह रहा है जी ये इसलिए किया है, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना क्यों है? कह रहा है बिकॉज एक्सेस टू एसेंशियल सर्विसेज, गवर्नेंस, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज आर इंक्रीजिंगली मेडिएटेड थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। वो इसलिए है क्योंकि जो एक्सेस है एसेंशियल सर्विसेज का, जरूरी सेवाओं की जो पहुंच है, चाहे प्रशासन की सेवा हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, एजुकेशन में, हेल्थ केयर में हो, या फिर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी की हो, रोजगार के अवसरों की हो। कह रहा है ये सारी की सारी चीज़ें लगातार बढ़ते हुए तौर पे मीडिएट होती हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। मीडिएट होना यानी बीच बचाव करना या बिचौलिया बनना। इन सारी सेवाओं का बिचौलिया डिजिटल प्लेटफॉर्म ही होता है आजकल। लगातार बढ़ते हुए तौर पे डिजिटल ही ये सारी सेवाएं दी जा रही है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको आर्टिकल 21 में डाला है। तो बीच में क्या एक रीजन बताया गया इस डैश से डैश के बीच में, इसको आप बाद में पढ़ें और फिर इसको सेंटेंस के अंदर ऐड करें। ये मैंने आपको एक हैक बताई है लंबे सेंटेंस को पढ़ने की, जिसमें 2 डैश आ रहे हो। चलिए, एक्सेस की वर्ब है आर, एक्सेस की वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए, लेकिन ये ज्यों का त्यों लिखा हुआ है जैसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, इसलिए बीच में सिक का इस्तेमाल किया गया। सिक का मतलब पता क्या होता है? ये कभी कभी बीच में लगाया जाएगा और ये बताया जाएगा कि सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत है, सब्जेक्ट वर्ब मैच नहीं हो रहे, या कोई चीज इसमें उल्टी पुल्टी है, लेकिन हम जानबूझ के वैसा ही लिख रहे हैं क्योंकि जैसा लिखा गया है हमें वैसा ही आपको बताना है। तो ये सिक नाम का साइन अंग्रेजी में ये वर्ड तब यूज होता है जब सेंटेंस में कोई एरर हो। बढ़े आगे, चलो, किसी की कही गई बात के अंदर कोई एरर हो वहां पे इसका इस्तेमाल करें। कह रहा है इट ऑल्सो मेंशन द प्रिंसिपल ऑफ सब्सटेंटिव इक्वालिटी। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही साथ जिक्र किया इस प्रिंसिपल का भी, इस नियम का भी, जो है सब्सटेंटिव इक्वालिटी का, या फिर थॉटफुल संजीदा तौर पे बराबरी का। द नीड टू रिमूव द रूट कॉज ऑफ इनइक्वालिटी, और ये नीड होती है रिमूव करने की जड़ को इनइक्वालिटी की। सब्सटेंटिव इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि इंटरनेट सबके लिए बराबर है, सब अपना रिचार्ज कराओ और सब अपनी अपनी सेवा लो। जो पढ़ नहीं सकता उसके लिए क्या करोगे? जो फोन नहीं चला सकता उसके लिए क्या करोगे? जो किसी बात से अपाहिज है उसके लिए क्या करोगे? सब्सटेंटिव इक्वालिटी ऐसी इक्वालिटी होती है जिसमें सब असमान लोगों को बराबरी पे लाने की कोशिश की जाती है। संजीदा इक्वालिटी बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। सब्सटेंटिव और सब्सटेंशियल में जो फर्क है नीचे मैंने लिख भी दिया, एक बार इसको आप यहां से जरूर से रिवाइज करें। चलिए छोटे छोटे पैराग्राफ से दो। कह रहा है जी ऑनलाइन लर्निंग ड्यूरिंग द पेंडेमिक ब्रॉट होम द रियलिटी ऑफ डिजिटल इनइक्वालिटी। कह रहा है जो ऑनलाइन लर्निंग है, पेंडेमिक के दौरान पढ़ाई जो है, इसने ब्रिंग होम किया। ब्रिंग होम करना यानी किसी बात को सबके दिमाग में घुसाना। समझ पा रहे हो? ये एक ईडियम है, वैसे तो मुझे लिख करके लाना चाहिए था अलग से, लेकिन आज मैं भूल गया। कह रहा है ये जो ऑनलाइन लर्निंग है पैंडेमिक के दौरान, इसने सबके दिमाग में घुसाया, ब्रिंग होम किया। ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है ब्रॉट। और क्या घुसाया? इस रियलिटी या हकीकत को जो है डिजिटल इनइक्वालिटी की या फिर तकनीकी तौर पे असमानता की। ऑनलाइन लर्निंग की वर्ब है ब्रॉट। अब ये कैसे घुसाया? चिल्ड्रन फ्रॉम वेल टू डू फैमिलीज कुड कंटिन्यू लर्निंग ड्यूरिंग लॉकडाउन्स बट द मेजॉरिटी कुड नॉट बिकॉज दे डिडंट हैव लैपटॉप्स, इंटरनेट एंड ऑनलाइन कोर्सेज। कह रहे वो बच्चे जो वेल टू डू फैमिलीज से हैं, अच्छे परिवारों से हैं। वेल टू डू मतलब वेल्दी एंड रिच, अच्छे परिवारों से, मिडिल और अपर मिडिल क्लास के परिवारों के बच्चे वो कंटिन्यू कर सके अपनी लर्निंग को लॉकडाउन के दौरान। कह रहे लेकिन जो मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी कौन है? गरीब है हमारे देश में, वो नहीं कर पाई इस काम को। कुड नॉट बिकॉज क्योंकि उनके पास नहीं था, दे डिड नॉट हैव, लैपटॉप नहीं था, इंटरनेट नहीं था, और फिर या फिर उनके पास ऑनलाइन कोर्सेज नहीं थे। तो ये डिजिटल इनइक्वालिटी जो है सबके दिमाग में घुसी थी हमारे, जब हमने कोविड के दौरान लर्निंग करते हुए देखा। चिल्ड्रन की वर्ब है कुड कंटिन्यू, वेल टू डू यानी रिच, वेल्दी, मेजॉरिटी मतलब ज़्यादातर लोग, वर्ब है इसकी कुड नॉट। दे आया मेजॉरिटी के लिए, डिड नॉट हैव इसकी वर्ब है। कह रहा है जी सिंस देन many services have gone online usually resulting in reduced walk-in facilities। कह रहे तब से ही, पेंडेमिक से ही, since then बहुत सारी सरकारी सेवाएं जो हैं
वो जा चुकी हैं या बन चुकी हैं ऑनलाइन। गो ऑनलाइन होना यानी किसी चीज का ऑनलाइन चले जाना। बहुत सारी सरकारी सेवाएं अब ऑनलाइन हो चुकी हैं, जो यूजुअली रिजल्ट इन होती हैं या इस नतीजे तक पहुंचाती हैं, लीड टू करती हैं कम होते हुए फैसिलिटीज की तरफ जो वॉक इन हो, जिनके पास जहां पे आप चल करके जा सकें। तो जब कोई काम ऑनलाइन होने लगे और ज़्यादातर लोग उसको ऑनलाइन ही करने लगे, तो सरकार उसकी फिजिकल खिड़की को बंद कर देती है। ऑनलाइन सब करवा रहे हो तो ऑनलाइन ही करवाओ, हमारे पास क्यों आते हो चल के। इसको बोलते हैं वॉक इन फैसिलिटीज। तो जनरली ये चीज इसी चीज में रिजल्ट इन होती है, सरकारी खिड़कियां फिजिकल वाली वो बंद हो जाती हैं। चलिए, मैनी सर्विसेज की वो है हैव गॉन। गो ऑनलाइन होना, किसी चीज का ऑनलाइन चले जाना। कह रहे दिस डिसएडवांटेजेस पुअर पीपल एंड सीनियर सिटीजन्स हु आर नॉट टेक सेवी। ये चीज डिसएडवांटेज में डालती है गरीब लोगों को और बुजुर्गों को, एल्डरली या सीनियर सिटीजन्स को, जो नेट सेवी नहीं है, इंटरनेट को लेकर के ज्यादा जिनके पास नॉलेज नहीं है। सेवी याद है ना आपको, किसी चीज में नॉलेजेबल या स्किल्ड होना। दिस की वर्ब है डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेज यहाँ पे वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, पीछे एस लगा हुआ है। हु आया है सीनियर सिटीजन्स और पुअर पीपल के लिए, वर्ब है इनकी आर। नेट सेवी, टेक सेवी, सेवी इन्वेस्टर, जिसके पास नॉलेज हो, स्किल्स हो किसी जो है फील्ड के अंदर। बढ़े आगे। चलो, लास्ट पैराग्राफ है, आराम से पढ़ के रीडिंग दे लो इसको एक। कह रहा जी वेयर दे कुड टॉक टू से बैंक स्टाफ इन द लोकल लैंग्वेज। ऑनलाइन सर्विसेज मे बी अवेलेबल इन ओनली 1 और 2 लैंग्वेजेस। बड़ी प्रैक्टिकल बात लिखी है। कह रहे जी जहां वो बात कर सकते थे, टॉक टू कर सकते थे, फॉर एग्जाम्पल या से बैंक के स्टाफ से लोकल लैंग्वेज में। से का मतलब यहां कहना नहीं है, से का मतलब है कहने के लिए। कह रहे जी कहने के लिए अगर बताऊं तो जहां वो बात कर सकते थे बुजुर्ग लोग या गरीब लोग, अनपढ़ लोग, लोकल लैंग्वेज में बैंक के स्टाफ से वहां जा करके। ऑनलाइन सर्विसेज जो है वो हो सकता है अवेलेबल हो सिर्फ 1 या 2 ही भाषाओं में। लोकल लैंग्वेज में मारवाड़ी में ऑनलाइन सर्विसेज, गुजराती में शायद अवेलेबल ना हो। दे की वर्ब है कुड टॉक, ऑनलाइन सर्विसेज की वर्ब है मे बी। कह रहा जी देयर इज ऑल्सो द इशू ऑफ इंटरनेट एक्सेस। ये इशू भी है एक इंटरनेट एक्सेस का, इंटरनेट तक पहुंच का। कैसे? इंडिया क्लेम्स 86% टेली डेंसिटी बट ओनली 59% ऑफ रूरल इंडिया इज ऑनलाइन। इंडिया क्लेम करता है 86% टेली डेंसिटी को। टेली डेंसिटी मतलब टेलीफोन कनेक्शन की डेंसिटी क्या है, 100 में से कितने लोगों के पास टेलीफोन या इंटरनेट का कनेक्शन है। तो इंडिया क्लेम करता है 86% लोगों का, लेकिन सिर्फ 60% या 59% रूरल भारत जो है वो ऑनलाइन है। अभी भी 40-41% लोगों के पास गांवों में इंटरनेट नहीं है। इंडिया की वर्ब है क्लेम्स, 59% ऑफ रूरल इंडिया की वर्ब है इस। करें एंड ओनली 4.5% ऑफ इंडियंस आर ऑन वायर्ड ब्रॉडबैंड। और सिर्फ 4.5% इंडियंस के घर में ब्रॉडबैंड लगा हुआ है, वायर्ड इंटरनेट का उनके पास एक्सेस है। करें जी दैट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज लास्ट ईयर इंडिया इन्फोर्स्ड 84 इंटरनेट शटडाउन्स अफेक्टिंग मोबाइल इंटरनेट यूजर्स। कह रहे ये बात इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले साल लास्ट ईयर इंडिया ने इन्फोर्स किया था, लगाया था 84 बार इंटरनेट के शटडाउन को, और ये लगाया था अफेक्ट करते हुए, प्रभावित करते हुए मोबाइल इंटरनेट यूजर्स को। तो जब वायर्ड वाले हैं उनका इंटरनेट बंद नहीं होता, लेकिन वो हैं ही 4.5%, मोबाइल वालों का सबका बंद हो जाता है। चलिए दैट की वर्ब है इज, इंडिया की वर्ब है इन्फोर्स्ड। कह रहे सुप्रीम कोर्ट हैज मेड द राइट मूव ऑन गारंटिंग डिजिटल एक्सेस बट द बॉल इज इन नाउ गवर्नमेंट्स कोर्ट। कह रहे सुप्रीम कोर्ट ने सही मूव चला है, बिल्कुल सही काम किया है, राइट मूव को मेक किया है। और किस चीज़ के ऊपर मूव है ये? गारंटी देने पे डिजिटल एक्सेस की, आर्टिकल 21 में इसको इंक्लूड करके। कह रहे अब लेकिन बॉल जो है वो गवर्नमेंट के कोर्ट में है, गेंद अब सरकार के पाले में है। गेंद सरकार के पाले में होना मतलब अब सरकार की बारी है इस पे हरकत करने की, एक्शन लेने की। सुप्रीम कोर्ट जो करना था वो कर चुकी। सुप्रीम कोर्ट की वर्ब है हैज मेड, बॉल की वर्ब है इज, बॉल इज इन समवंस कोर्ट, किसी के पाले में गेंद होना, किसी के काम करने की बारी होना। एक क्वेश्चन और है मेरा आपसे, 59% की वर्ब है इज और 4.5% की वर्ब है आर। ऐसा क्यों हुआ? 59% की वर्ब इज, 4.5% की वर्ब आर।
तो फॉर्मूला आपको करवाया हुआ है मैंने। 10% से कम हो तो वर्ब प्लूरल होती है, 10% से ज़्यादा हो तो वर्ब सिंगुलर होती है। ऐसा ही होता है ना भाई, 10% से नीचे है 4.5% तो वर्ब प्लूरल है, ज़्यादा है 10% से तो वर्ब सिंगुलर है। ऐसा ही होगा। देखो जी, परसेंटेज की कोई वर्ब नहीं होती, ना 10% ना 100%। वर्ब होती है परसेंटेज के बाद रखे हुए नाउन की, जो ऑफ नाम की प्रपोजिशन के बाद आता है। यहां पे नाउन रखा हुआ है इंडिया, यहां पे नाउन रखा हुआ है ऑफ के बाद में इंडियंस। इंडियंस प्लूरल नाउन है इसलिए वर्ब प्लूरल है, इंडिया सिंगुलर है इसलिए वर्ब सिंगुलर है। सीधा सा फॉर्मूला याद रखें, परसेंटेज, पोर्शन, प्रपोर्शन, इन तीनों वर्ड्स में ऑफ रखा होता है एक प्रेपोजिशन, उसके बाद में रखा होता है एक नाउन। उस नाउन को देख करके इनकी वर्ब डालना, इन साइंस की कोई खुद की वर्ब नहीं होती। चलिए रैप अप करते हैं क्लास को। फटाफट से आ जाओ अपने क्विज पे। इस आर्टिकल में सब्सटेंटिव इक्वालिटी फ्रेज का क्या मीनिंग निकलता है आपके हिसाब से? कोर्ट ने क्यों इसका इस्तेमाल किया? खुद से ट्राई देना है भाई, मैं आंसर निकाल दूंगा, अभी बता दूंगा, लेकिन आपका आंसर मेरे आंसर से मैच होना चाहिए, या गलत है तो आपको पता लगना चाहिए। देखो सब्सटेंटिव इक्वालिटी क्या है जी, एक आदमी है 5 फुट का और एक आदमी है 7 फुट का, ठीक है, और एक दीवार है, इसके पार इनको जाना है। तो आप 5 फुट वाले को 2 फुट का स्टूल दे दो, 7 फुट वाला तो वैसे भी चला जाएगा। ऐसा नहीं है सबको स्टूल दे दो, सबको स्टूल दे दो, सब बराबर है सबको स्टूल दे दो, नहीं नहीं, 5 फुट वाला बराबर नहीं है 7 वाले के। यही है सब्सटेंटिव इक्वालिटी, और यही आधार होता है रिजर्वेशन का या अफर्मेटिव एक्शन का। जो कमजोर है उसको बराबर लाना है हमें। ट्रू इक्वालिटी रिक्वायर्स अकोमोडेटिंग डिफरेंसेस एंड रिमूविंग स्ट्रक्चरल बैरियर्स। सच्ची इक्वालिटी जो है वो जरूरी बनाती है कि आप डिफरेंसेस को या आपसी फासले को एकोमोडेट करें, एडजस्ट करें, और स्ट्रक्चरल बैरियर्स को हटाएं, बुनियादी जो रुकावटें हैं उनको दूर करें। बी आंसर बनेगा फर्स्ट में। अच्छे लेवल का क्वेश्चन था ये। सेकंड देख लो। इनमें से कौन सा बदलाव सरकार जो लाए वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पक्ष में होगा या उसको सपोर्ट करता होगा? इनमें से कौन सी चीज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बिल्कुल सबसे ज्यादा जो है सपोर्ट में है? देखो ये आई ब्लिंकिंग, केवाईसी, स्मार्टफोन मॉडल्स, एआई फीचर्स, है ना, चैट बोर्ड्स, ये सबसे क्या होगा? आपको तो कुछ ऐसा करना है जिसके पास स्मार्टफोन ना हो वो सारी सेवाओं का लाभ ले सके, ना केवल आई ब्लिंकिंग, केवाईसी का। तो आपको क्या करना है, मेकिंग डिजिटल सर्विसेज अवेलेबल इन मल्टीपल रीजनल लैंग्वेजेस। ये काम अगर आपने कर दिया, हर भाषा में सर्विसेज मिलने लगी, तो उससे ठीक है आम आदमी का भला होगा, सब बराबर आ जाएंगे। सेकंड का आंसर बनेगा डी। ये काम सरकार कर सकती है। चलो अब आ जाओ क्वेश्चंस पे, बहुत इजी है। कैचअप विद पूछा है आपसे फ्रेजल वर्ब, और एक वन वर्ड पूछा है मनमर्जी से काम करने की आज़ादी को क्या बोलते हैं? इंपेयरमेंट बोलते हैं, लाइवलीहुड बोलते हैं, या डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। फिर दो फिलर्स भी हैं, सब्सटेंटिव और सब्सटेंशियल, दोनों को अपनी अपनी जगह पे यूज करना है। डिस्कशन कैसी होगी, सब्सटेंशियल होगी या सब्सटेंटिव होगी? रिवीजन कैसा होगा, सब्सटेंशियल होगा या सब्सटेंटिव होगा? दोनों जगह एक एक आएगा। मान लो एक यहां आ गया तो फिर दूसरा अपने आप यहां आ जाएगा। एक वर्ड को रिपीट नहीं करना है, दोनों की अपनी अपनी जगह है। चलो आंसर्स कहाँ हैं? फर्स्ट कमेंट में वीडियो के नीचे हर रोज की तरह डाल दिए गए हैं। 4 एरर्स मिलेंगी लास्ट में आपको, जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा। पहली एरर मिलेगी इस 80% की वजह से, दूसरी मिल सकती है इस वर्ड की वजह से, तीसरी आपको मिलेगी कॉजेटिव वर्ब गेट के लिए, और चौथी एरर आपको मिलनी चाहिए पजेसिव की वजह से। ये इंफॉर्मेशन वाला कॉन्सेप्ट शायद आज छूट गया आज की क्लास में। बहुत सारे ऐसे नाउन्स हैं जो दिखते हैं कि वो सिंगुलर या प्लूरल हो सकते हैं, लेकिन वो कभी प्लूरल नहीं होते, सिंगुलर भी नहीं होते, वो अनकाउंटेबल होते हैं। तो न्यूज़, इंफॉर्मेशन, आर्टिलरी, इक्विपमेंट, ब्रेड, पेपर, एडवाइस, ये सारे वो नाउन्स हैं। कॉन्सेप्ट शायद आज की क्लास में मिस हो गया, याद करना और इसको भी अप्लाई करना। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिए गए हैं, जाके चेक करें। आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले जरूर से कमेंट सेक्शन में बताएं। क्लास कैसी लगी अपना फीडबैक जरूर से दिया करो। अंटिल देन कल आपसे होगी मुलाकात। साइनिंग आउट।